हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दीक्षा नर्सिंग एकेडमी गोहाना, जहां आप लोग प्रिपेयर करोगे पोस्ट बीएससी एंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए। लास्ट क्लास में हमने बायोलॉजी में पढ़ा था अबाउट पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to the stigma. पॉलिनेशन की टाइप्स कौन कौन सी थी? फर्स्ट वन इज ऑटोगैमी, सेम फ्लावर same plant. Second one is deuterogamy. Different flower, same plant. And the third one is xenogamy. या फिर इसी को क्या नाम दिया था? Allogamy. This is cross pollination. And these two are self pollination. The agents which are responsible for pollination are pollinating agents. Pollinating agents are maybe abiotic and biotic. Abiotic factors and second one is biotic factors. Abiotic factors में कौन कौन से थे? फिंड पॉलिनेशन, जिसको क्या नाम देते हैं? एनिमोफिली. Second one, water pollination, that is हाइड्रोफिली. वाटर में हमने डिस्कस किया था, ये भी दो टाइप से हो सकता है, या तो वाटर सरफेस से नीचे हो, दैट इज हाइपो, या फिर वाटर सरफेस से ऊपर हो तो एपीहाइड्रोफिली. और बायोटिक एजेंट्स में नियरली 80% एजेंट कौन से हैं? हनीबी. हनीबी. अगर इन दोनों में कंपैरिजन करें तो इन दोनों में सबसे ज्यादा कौन सा होता है? बायोटिक. और अगर सिर्फ एबायोटिक में कंपैरिजन करें तो विंड पॉलिनेशन ज्यादा होता है. ठीक है. Adaptations. For self pollination. कोई फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन करेगा, उसके लिए कौन कौन से एडेप्टेशन वो शो कर सकता है? फर्स्ट वन, अगर फ्लावर कैसा हो? बाइसेक्सुअल. फ्लावर कैसा हो तो वो किसको फेवर करेगा? फेवर सेल्फ पॉलिनेशन. मींस एक फ्लावर के पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, तो वो कोशिश करता है किसकी? ज्यादातर सेल्फ पॉलिनेशन की. सेकंड वन, अगर फ्लावर में बड पॉलिनेशन हो जाए, कैसा पॉलिनेशन हो? बड पॉलिनेशन. सो पॉलिनेशन before opening of flower
फ्लावर ओपन नहीं हुआ है और उससे पहले ही पॉलिनेशन हो जाए, ओपनिंग ऑफ फ्लावर, तो वो भी फेवर करेगा किसको? सेल्फ पॉलिनेशन को, सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट वन, अगर फ्लावर कैसा हो, कभी भी ओपन ही ना हो, यानी क्लिस्टोगैमस फ्लावर, क्या होगा इसमें? फ्लावर डू नॉट ओपन। तो अगर वो ओपन नहीं होगा तो उस केस में वो किसको फेवर करेगा? सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करेगा, फेवर सेल्फ पॉलिनेशन। और क्या मेथड हो सकते हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करे? इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं एनसीईआरटी ने, उसमें साथ में दो टाइप के फ्लावर्स बता रखे हैं। फर्स्ट वन इज क्लिस्टोगैमस, जो कभी ओपन ना हो, डू नॉट ओपन, एंड द सेकेंड वन इज सेस्मोगैमस फ्लावर्स। These are the open flower. These are the open flower. अगर वो क्लोज फ्लावर है तो वो फेवर करता है किसको? सेल्फ पॉलिनेशन को। और अगर वो ओपन है तो वो फेवर करेगा फिर क्रॉस पॉलिनेशन। किसको फेवर करेगा फिर? वो क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करेगा। तो दो टाइप के फ्लावर हो गए, वन इज क्लिस्टोगैमस एंड सेकेंड वन इज सेस्मोगैमस फ्लावर। एनसीईआरटी ने जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वह लो, कोमलिना एंड फैंसी, कॉमन फैंसी वाला, ऑक्सैलिस। ठीक है। अब अगर वो फ्लावर ओपन ही नहीं हो रहा, मींस वो सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर कर रहा है, तो उस कंडीशन में इसको किसी भी टाइप के पॉलिनेटर्स की नीड नहीं है, डू नॉट नीड पॉलिनेटर्स। ठीक है, मींस इसके अंदर पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन occurs even in the absence of pollinators. Pollination occur even in the absence of pollinators. Next one is homogamy. Next method which favor self-pollination is homogamy. What is homogamy? Maturation of mature male and female reproductive part parts at the same time. अगर वो सेम टाइम पे मैच्योर होंगे तो वो किसको फेवर करेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करेंगे। समझ में आए?
पहला मेथड कि अगर फ्लावर कैसा हो, बाइसेक्सुअल, तो वो भी सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करेगा। अगर फ्लावर पॉलिनेशन कर दे बड कंडीशन में, ओपनिंग से पहले ही पॉलिनेशन कर दे, तो भी वो किसको फेवर कर रहा है? सेल्फ पॉलिनेशन को। फ्लावर ऑफ क्लिस्टोगैमस, ओपनिंग ही ना हो, तो उस केस में भी वो सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करेगा। और अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही सेम टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं, तो भी वो किसको फेवर करेगा? सेल्फ पॉलिनेशन को। अब अगर हम बात करें अडेप्टेशन, अभी तक हमने देखा कि वो किसको फेवर कर रहे थे? सेल्फ पॉलिनेशन को। अडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए अडेप्टेशन क्या क्या होंगे? बिल्कुल सही, फ्लावर कैसा हो? यूनिसेक्सुअल हो। यूनिसेक्सुअल फ्लावर also favor cross pollination। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, यहां प्लांट की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? फ्लावर की। तो अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो वो प्रिवेंट कर सकता है किसको? ऑटोगैमी को। ऑटोगैमी को तो वो प्रिवेंट कर सकता है, लेकिन मे नॉट बी ज़ेटोनोगैमी। इसको शायद वो ना अवॉइड कर पाए। सेकेंड कंडीशन डाइकोगैमी। अभी हमने पढ़ा था होमोगैमी, क्या था? मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट सेम टाइम पे मैच्योर हो। अगर वो डिफरेंट टाइम पे मैच्योरेशन हो, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स mature at different times। अगर वो अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो तो भी वो किसको फेवर करेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करेंगे। जैसे अगर इसी में हो जाए कंडीशन दैट इज प्रोटेंड्रस कंडीशन, सो यहां मेल पार्ट मैच्योर earlier than फीमेल। और अगर फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो तो दैट इज प्रोटोगाइनी कंडीशन। फीमेल पार्ट mature earlier than male part। तो अगर अलग अलग टाइम पे वो मैच्योर होंगे तो वो किसको फेवर करेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन को ही फेवर करेंगे। नेक्स्ट इज हार्कोगैमी। नेक्स्ट पॉइंट इज हार्कोगैमी। अगर उनके बीच में कोई फिजिकल बैरियर है,
तो भी वो किसको फेवर करेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करेंगे। नेक्स्ट इज सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी, या फिर कह सकते हो सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी, तो इसमें क्या होगा? दिस इज ए जेनेटिक मैकेनिज्म। कैसा मैकेनिज्म है? ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है, और इस मैकेनिज्म में फ्लावर जो है प्रिवेंट्स फॉर्मेशन ऑफ pollen tube by pollen grains of same flower। तो अगर वो सेल्फ पॉलिनेशन कर भी लेगा, उसके बावजूद ये जो जीन है ये इस टाइप का प्रोटीन बना देंगे कि वो पोलन ट्यूब को ग्रो ही नहीं होने देगा। तो अगर पोलन ट्यूब ही नहीं ग्रो होगी तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी। तो भी ये किसको फेवर करेगा फिर? क्रॉस पॉलिनेशन को। नेक्स्ट प्रीपोटेंसी कंडीशन। प्रीपोटेंसी कंडीशन में क्या होगा कि अगर मान लेते हैं एक पोलन ग्रेन आ गया सेम फ्लावर का और एक आया कहीं और से, तो इस टाइप के प्लांट क्या करेंगे, जो सेकंड पोलन ग्रेन है उससे पहले पोलन ट्यूब बनवा देंगे, खुद के पोलन ग्रेन से लेट पोलन ट्यूब बनवाएंगे। सो फॉर्मेशन ऑफ pollen tube earlier if perform cross pollination। अगर वो क्रॉस पॉलिनेशन करता है तो ठीक है। और अभी एक पहले भी हमने पढ़ा था, दैट इज which type of flower is Chasmogamus flower, open flower। ओपन फ्लावर, तो भी ये किसको फेवर करेगा? तो भी ये फेवर करेगा क्रॉस पॉलिनेशन को। एनसीईआरटी ने इनको बोल रखा है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। जो अडेप्टेशन है किसके लिए? क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। तो दोनों की अडेप्टेशन समझ में आ गई, सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकेंड वन इज क्रॉस पॉलिनेशन। बेनिफिट्स क्या क्या हैं अगर फ्लावर ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, अगर फ्लावर कैसा पॉलिनेशन परफॉर्म करे? सेल्फ पॉलिनेशन करे, तो क्या बेनिफिट होंगे उसको? पहला क्या बेनिफिट है? बिल्कुल सही, रिस्टोर पेरेंटल कैरेक्टर्स। कोई चेंजेस नहीं आएंगे, प्योर लाइन ब्रीडिंग।
प्योर लाइन ब्रीडिंग, और इसी का यूज किया था मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए। कौन सा? सेल्फ पॉलिनेशन। इसके अलावा लेस नंबर ऑफ pollen grains, और क्या हो सकता है? उनको नॉट रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा टूल्स। एक्स्ट्रा टूल्स की उनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्स्ट्रा टूल्स कहने का मतलब है सेंटेड होना फ्लावर का, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। स्पेसिफिक ऑर्डर होना, या फिर नेक्टर प्रेजेंट होना, नेक्टर ग्लैंड हो, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी। अब प्रॉब्लम क्या है? अगर फ्लावर कॉन्टिन्यूअसली सेल्फ पॉलिनेशन करता रहा तो क्या प्रॉब्लम होगी? वेरिएशंस नहीं आएंगे। दैट इज नोन एज इनब्रीडिंग डिप्रेशंस। इनब्रीडिंग डिप्रेशन, lose the power of जर्मिनेशन कह सकते हो, जर्मिनेशन या रिप्रोडक्शन। तो कैसी कंडीशन अराइज हो जाएगी? स्टेराइल कंडीशन। और इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इज आउटक्रॉस, मींस क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, यानी क्रॉस पॉलिनेशन, कि अलग प्लांट के पोलन ग्रेन आएंगे तब ये रिस्टोर कर पाएंगे अपनी पावर को। यहां तक कोई डाउट? नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स of flower for abiotic pollination। मैं यहां दोनों के कॉमन लिखवा रहा हूं। ठीक है, फ्लावर कैसा होना चाहिए? अगर वो एबायोटिक टाइप का पॉलिनेशन कर रहा है तो फ्लावर को यहां पे कलर्ड होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फ्लावर नॉट कलर्ड, नॉट सेंटेड, नेक्टरलेस हो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे? कि जो फ्लावर है प्रेजेंट इन present in इनफ्लोरेसेंस ग्रुप में प्रेजेंट हो, अगर स्मॉल साइज के हैं तो। नेक्स्ट, लॉन्ग feathery स्टिग्मा, ठीक है।
एंथर का साइज भी यहां पे बड़ा होना चाहिए। जो पोलन ग्रेन्स होंगे pollen grains produced in a large amount. pollen grains जो प्रोड्यूस होंगे वो लार्ज अमाउंट में होंगे। रीजन कि यहां पे लॉस ऑफ pollen grains बहुत ज्यादा होता है। मेन रीजन हो सकता है डायरेक्शन। ये बायोटिक एजेंट जो पोलिनेशन करवाएंगे वहां कोई डायरेक्शन फिक्स थोड़ी है कि वो फीमेल फ्लावर के पास ही लेके जाएंगे, ठीक है। तो वो तो एबायोटिक एजेंट के अकॉर्डिंग ही जाएगा, तो वहां पर इस वजह से भी पोलन ग्रेन्स का लॉस बहुत ज्यादा होगा। पोलन ग्रेन्स ड्राई नॉन स्टिकी हो। अगर हम बात करें एबायोटिक में वाटर पोलिनेशन की, तो फ्लावर जो है सॉरी पोलन ग्रेन लिखवाया था, उसके ऊपर किसकी कवरिंग होनी चाहिए? म्यूसिलेज, अनवेटेबल, खराब ना हो जाए, ठीक है। सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फ्लावर की जो किस टाइप का पॉलिनेशन करेगा? सेल्फ पॉलिनेशन करेगा एबायोटिक एजेंट्स के थ्रू, या क्रॉस पॉलिनेशन करे वो भी किसके थ्रू? एबायोटिक एजेंट्स के थ्रू। अब कैरेक्टरिस्टिक्स किसके? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावर फॉर, यहां एक और लिख लेना, मोस्टली में सिंगल ओव्यूल is present in ovary. ठीक है, for biotic agent, बायोटिक एजेंट्स के लिए फ्लावर कैसा होना चाहिए? मस्ट बी अट्रैक्टिव टू अट्रैक्ट बायोटिक एजेंट्स, उसमें सारे ही आते हैं। यानी फ्लावर के पास नेक्टर प्रेजेंट हो, कलर्ड पेटल्स हो, कलर्ड हो वो अच्छा खासा, ठीक है, स्पेसिफिक ऑर्डर हो, तो किसको ज्यादा फेवर कर रहा है फिर? वो बायोटिक एजेंट्स के थ्रू पॉलिनेशन के लिए। पोलन ग्रेन्स कैसे होंगे? पोलन ग्रेन्स आर स्टिकी। कैसे होंगे? यहां पे स्टिकी पोलन ग्रेन्स होने चाहिए, ठीक है। ये जो है प्रोवाइड करते हैं रिवार्ड्स फॉर पॉलिनेटर्स। कौन कौन से रिवार्ड्स होते हैं? पहला पोलन ग्रेन्स,
बताया था स्टार्टिंग में कि कुछ पोलन ग्रेन्स के पास न्यूट्रिशन होता है, तो अपने कंजप्शन के लिए वो यूज कर सकते हैं न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने के लिए। दूसरा क्या करेंगे, नेक्टर देंगे, ठीक है। और एक और हो सकता है सेफ प्लेस फॉर laying egg. So these are the rewards for pollinators. अब ऐसे pollinators बायोटिक एजेंट्स में ही which consume pollen grains, जो पोलन ग्रेन्स को कंज्यूम करेंगे और उसके साथ साथ नेक्टर को विदाउट ब्रिंगिंग पॉलिनेशन, विदाउट ब्रिंगिंग पॉलिनेशन, बिना पॉलिनेशन करवाए अगर वो इनको कंज्यूम कर ले, फिर उनको क्या नाम दिया जाता है, पोलन रोबर्स। चोर, क्या नाम देंगे उनको, पोलन रोबर्स। पोलन रोबर्स यहां केस पोलन रोबर्स का है, म्यूचुअलिज्म वाला नहीं पूछ रहे। म्यूचुअलिज्म क्या होता है, चलो बात कर लेते हैं। म्यूचुअलिज्म बताइए क्या होता है म्यूचुअलिज्म। इंटरैक्शन दो लिविंग स्पीसीज के बीच में, ऑर्गेनिजम्स के बीच में, जहां दोनों को बेनिफिट हो। तो किस टाइप का इंटरैक्शन है ये, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। एग्जाम्पल, yucca plant and प्रोनुबा मोथ। तो ये क्या करेगा, ले एग इन फ्लावर। तो इसने क्या किया, सेफ प्लेस दे दिया एग लेइंग के लिए, सेफ प्लेस प्रोवाइड कर दिया फ्लावर ने, किसको, मोथ, ठीक है। तो इसको तो मिल गया सेफ प्लेस एग ले करने के लिए। इन रिस्पॉन्स प्लांट को क्या बेनिफिट हुआ कि जो मोथ है ये क्या करवाएगा, पॉलिनेशन करवा देगा। तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, दैट इज द म्यूचुअलिज्म। और एनसीईआरटी ने एक और एग्जांपल दे रखा है इसी में, अमोर्फोफेल, टॉलेस्ट फ्लावर। ये फ्लावर भी क्या करता है, सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है एग ले के लिए, ठीक है। सो ये है म्यूचुअलिज्म, जिसमें दो स्पीसीज एक दूसरे के साथ रहती हैं और एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाती हैं। दैट इज द पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरैक्शन। और अभी बात की थी एक और, क्या होता है ये, स्ट्रक्चर जो है वो फीमेल बॉडी जैसी बना लेता है, ठीक है। तो मेल बॉडी आएगी फॉर कोपुलेशन, लेकिन वो इन रिस्पॉन्स पोलन ग्रेन ट्रांसफर कर देगी।
ऑफरीज के अंदर, ठीक है। दैट इज द सूडो कॉपुलेशन। समझ में आया? ये अलग है और जो रिवार्ड्स हैं वो अलग है, रोबर्स अलग है, सेम नहीं है चीजें। समझ में आया? दिखा देना बाद में कौन सी बात कर रहे हो। यहां तक बोलो कोई और डाउट हो तो पॉलिनेशन हो रहा है या तो एबायोटिक एजेंट्स के थ्रू या फिर बायोटिक एजेंट्स के थ्रू, और दोनों में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी? फ्लावर की, ठीक है। सो नेक्स्ट इज pollen pistil interaction। pollen pistil इंटरेक्शन। तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या है? बिफोर fertilization compatibility of pollen grains checked on stigma by chemical dialogues। चेक होगा कि जो पोलन ग्रेन आया है वो सेम स्पीसीज का है या डिफरेंट स्पीसीज का है। अगर वो सेम स्पीसीज का है मीन्स इफ pollen grain is compatible तो क्या होगा? pollen tube form and fertilization पोलन ट्यूब बनेगी और फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। अगर पोलन ग्रेन कंपैटिबल नहीं होगा, इफ पोलन ग्रेन इज इनकम्पैटिबल तो क्या होगा? रिजेक्शन ऑफ पोलन ग्रेन, रिजेक्शन हो जाएगा, वो फर्टिलाइजेशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। दिस इज द पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। समझ में आया? नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? पहले एक बार प्रोसेस समझ लेते हैं। सबसे पहले दो सुपीरियर पेरेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा ताकि सिर्फ डिजायर्ड कैरेक्टर ही नेक्स्ट जनरेशन में मिले, सुपीरियर कैरेक्टर ही मिले। सो फर्स्ट वन इज सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। सुपीरियर क्वालिटी वाले पेरेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद अगर जो फ्लावर लिए हैं, इफ फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, हमने दो अलग अलग पेरेंट सेलेक्ट कर लिए, लेकिन एक के पास जो फ्लावर हैं
वो कैसे हैं? बाइसेक्सुअल हैं, मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। तो उस केस में क्या होगा? रिमूव एंथर इन बड कंडीशन, यानी उसकी मैच्योरेशन से पहले एंथर को यहां से रिमूव कर देंगे, बिफोर मैच्योरेशन। मैच्योरेशन से पहले एंथर को रिमूव कर दिया जाएगा। दिस इज नोन एज इमैस्कुलेशन। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो इस स्टेप की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। समझ में आया? नेक्स्ट, इसके बाद क्या करेंगे? बैगिंग। फ्लावर को कवर्ड कर देंगे ताकि किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू अनवांटेड पोलन ग्रेन पॉलिनेशन ना कर सके। ठीक है। नेक्स्ट वन इज, जब फ्लावर मैच्योर हो जाएगा तो क्या करेंगे? पॉलिनेशन विद डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स। डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स। और फिर क्या करेंगे? रीबैगिंग। तो इस तरीके से जो फ्लावर, जो नए सीड ऑब्टेन होंगे फर्टिलाइजेशन के बाद, वो कैसे होंगे? सुपीरियर क्वालिटी वाले, क्योंकि हमने पेरेंट्स कौन से सेलेक्ट किए थे? सुपीरियर क्वालिटी वाले ही सेलेक्ट किए थे। तो हमने हाइब्रिड सीड तैयार करवा लिए यहां से, और इन सीड्स का यूज करेंगे फॉर एग्रीकल्चर। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है। पहले तो ये बताओ, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब समझ में है? हम अपने अकॉर्डिंग पेरेंट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं और उसमें क्रॉसिंग करवा रहे हैं ताकि हमें डिजायर्ड कैरेक्टर्स के साथ सीड ऑब्टेन हो। बट इसकी प्रॉब्लम क्या है? हमने सीड तो तैयार कर लिए, एक बेटर क्वालिटी वाले सीड तैयार हुए, लेकिन जैसे ही हम उसको ग्रो करेंगे सोइल के अंदर, फिर से वो कौन सी प्रोसेस परफॉर्म करेगा नेचर में आके? जो नॉर्मली वो करता है। क्या करता है वो? अब फ्लावर है किसी प्लांट के पास, तो फ्लावर तो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो वो क्या करेगा? सेक्सुअली प्रोडक्शन करेगा। और अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर देगा तो पोलन ग्रेन जरूरी थोड़ी है कि उसी सीड वाले होंगे, कहीं और से भी आएंगे, वो भी पोलन ट्यूब बनाएंगे अगर सेम स्पीसीज वाले आए हैं तो। और मे भी जो पोलन ग्रेन आए हैं उनकी क्वालिटी सुपीरियर ना हो। तो हमने जो हाइब्रिड सीड तैयार किए वो तो नेक्स्ट जनरेशन में तो हमें ऑब्टेन ही नहीं हो पाएंगे। और हर बार हम क्या करें कि हाइब्रिड सीड तैयार करें, वो ज्यादा कॉस्टली प्रोसेस हो जाती है एक फार्मर के लिए। तो इसका जो अल्टरनेट ढूंढा वो है फिर एपो मिक्सिस। प्रिवेंट करना किसको? मिक्सिंग को। मिक्सिंग मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही प्रिवेंट करेंगे। तो परफॉर्म कौन सा करेंगे फिर? एसेक्सुअल। तो अगर एसेक्सुअल करेंगे तो कहीं और के कैरेक्टर उस प्लांट के अंदर आएंगे ही नहीं, और अगर किसी और के कैरेक्टर नहीं आएंगे तो जो उसके खुद के कैरेक्टर हैं वही रहेंगे। और खुद के कैरेक्टर कौन से थे? सुपीरियर। ठीक है। सो दिस इज कंप्लीट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। सो अब तक हमने पढ़ लिया कि मेल की बॉडी के अंदर
किसकी फॉर्मेशन हो गई? मेल गैमेट्स की। कि जो पोलन ग्रेन था उसके पास क्या क्या प्रेजेंट है? अगर वो टू सेल्ड स्टेज में है, टू सेल्ड स्टेज, तो उसके पास एक तो स्मॉल साइज की जनरेटिव सेल है और एक लार्ज साइज की वेजिटेटिव सेल है। और अगर वो थ्री सेल्ड स्टेज पे है तो उसके पास दो तो हैं मेल गैमेट और एक है वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल, ठीक है। अब अगर बात करें फीमेल बॉडी की, तो फीमेल बॉडी के पास क्या है? किसकी डेवलपमेंट हुई? एम्ब्रियो सैक की। और इस एम्ब्रियो सैक के पास एक तो क्या है? एग, और दो पोलर न्यूक्लियाई। दो क्या प्रेजेंट है यहां पे? पोलर न्यूक्लियाई है। ये जो दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, दीज फ्यूज जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे और फॉर्मेशन कर देंगे किसकी? सेकेंडरी न्यूक्लियस की। किसकी फॉर्मेशन करेंगे? सेकेंडरी न्यूक्लियस की। पोलर न्यूक्लियाई थे N+N कंडीशन में। सेकेंडरी न्यूक्लियस किस स्टेज पे आ गया? 2n स्टेज पे आ गया। समझ में? तो ये कहानी अब तक हम पढ़ चुके हैं। अब क्या होगा? अब होगा डबल फर्टिलाइजेशन। क्या होगा अब? डबल फर्टिलाइजेशन। ये पार्ट कौन सा हो गया? स्टिग्मा वाला पार्ट। स्टिग्मा वाले पार्ट पे क्या आएगा? पोलन ग्रेन। ये तो हो गया स्टिग्मा, और ये हो गया पोलन ग्रेन। जैसे ही वो स्टिग्मा वाले पार्ट पे आता है, पहले तो चलेगा पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। उसके बाद अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है तो वो पोलन ट्यूब बनाएगा और फर्टिलाइजेशन करेगा। तो वो क्या करेगा? यहां पे शुगर मॉलिक्यूल एंड मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा स्टिग्मा से, और इसके अंदर प्रेशर जनरेट हो जाएगा क्योंकि अंदर वाटर इकट्ठा होता जा रहा है, मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होते जा रहे हैं। उसकी वजह से जिस भी रीजन पे, कोई भी रीजन हो, मान लिया यहां वाला रीजन है, ये है जर्म पोर, तो जिस रीजन पे जर्म पोर प्रेजेंट होगी उसी रीजन से किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो जाएगी। और पोलन ट्यूब के पास दो तो मेल गैमेट है और एक आगे की तरफ, दिस इज वेजिटेटिव सेल।
and these are two male gametes. याद हो तो मैंने आप लोगों को लिखवाया था, पोलन ग्रेन इज मेल गैमेटोफाइट, या फिर उसको बोलते हैं इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट। यहां आके दैट इज मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। अब वो मैच्योर हो चुका है, ठीक है। और ये जो पोलन ट्यूब है किसके थ्रू बन रही है? थ्रू स्टिग्मा एंड स्टाइल। तो यहां पर जो टिश्यू हैं वो हेल्प कर रहे हैं इस पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन, ठीक है। और उसके साथ साथ कौन हेल्प कर रहा है? वेजिटेटिव सेल helps in formation of pollen tube. पोलन ट्यूब क्लियर? तो यहां तक पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो गई। और किस रीजन से बाहर आया? जैम-पोर वाले रीजन से बाहर आया। अगर एक ही पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो रही है, वन पोलन ट्यूब इज फॉर्म्ड, नॉर्मली जो बनती है, that is known as monocyphonous condition। और अगर एक से ज्यादा बन रही है, मोर देन वन, that is polycyphonous condition। polycyphonous condition, and the condition in which pollen tube carry the male gametes, that is known as siphonogamy। साइफोनोगमी। और इसका एग्जाम्पल है, ये सब में नहीं होता, मालवेसी फैमिली, जो अब इंक्लूड कर दी गई है सिलेबस में, ठीक है। तो नॉर्मली तो एक पोलन ट्यूब बन रही है, लेकिन एक से ज्यादा भी बन सकती है। अगर एक बन रही है तो मोनोसाइफोनस, और अगर एक से ज्यादा बन रही है तो polycyphonous condition। And the condition in which male gamete are carried by pollen tube, that is known as siphonogamy। यहां तक समझ में आया? तो अब नेक्स्ट क्या होगा? ये रीजन हो गया ओवरी। कौन सा रीजन है? ओवरी वाला रीजन है। ओवरी के अंदर क्या डेवलप हो रखा है? एम्ब्रियो सैक। यहां पर एंटीपोडल सेल्स हैं। अब बीच में फ्यूज होके क्या बना दिया? सेकेंडरी न्यूक्लियस। और नीचे में दो साइनर्जिड्स और एक एग, ठीक है। पोलन ट्यूब एंट्री करेगी, उसको गाइड कौन कर रहा है? फिलिफॉर्म apparatus। तो पोलन ट्यूब एंटर थ्रू डीजनरेटेड साइनर्जिड। एक साइनर्जिड जो है डीजनरेट होगा और पोलन ट्यूब वहां से एंट्री करेगी। इसके बाद वेजिटेटिव सेल भी क्या होगी? उसका फंक्शन खत्म। अब वेजिटेटिव सेल भी डीजनरेट। पोलन ट्यूब में क्या होगी? बस्टिंग।
क्या होगा, मेल गैमेट्स रिलीज हो जाएंगे, रिलीज इनटू एम्ब्रियो सेक, रिलीज इनटू एम्ब्रियो सेक। ठीक है, अब जो एक मेल गैमेट है वो किसके साथ फ्यूज करेगा, एक एग के साथ, एंड रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ सिंगल सेल्ड स्टेज दैट इज जाइगोट। मेल गैमेट के पास भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एग के पास भी बॉडी से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दोनों ने फ्यूज होके वापस से डिप्लॉयड स्टेज ला दी। जो दूसरा मेल गैमेट बचा, सेकंड मेल गैमेट, जो कैसा था, हैप्लॉइड, दोनों ही मेल गैमेट हैप्लॉइड थे, किसके साथ फ्यूज हुए, सेकेंडरी न्यूक्लियस। और सेकेंडरी न्यूक्लियस की प्लॉइडी कैसी है, 2n। ये जो प्रोसेस है दिस इज सिंगैमिक। और ये क्योंकि 3 न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं, दिस इज ट्रिपल फ्यूजन, एंड दिस रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो जाएगी। समझ में, हाँ बिल्कुल सही। 2n यहां से आए, 1n यहां से, तो इसकी प्लॉइडी कितनी हो गई, 3n। तो अब यहां पे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन में ये दोनों एक साथ हो रहे हैं, सिंगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, कलेक्टिवली क्या नाम दे रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में कितने गैमेट्स इन्वॉल्व है, कितने गैमेट्स इन्वॉल्व है, 5 गैमेट्स, यही आंसर। दोबारा से चेक करो, कितने गैमेट्स इन्वॉल्व है यहां पे, गैमेट्स आर male gamete, second one is also male gamete and one is egg। यही तो है गैमेट्स, ये गैमेट थोड़ी है। तो इसलिए कितने गैमेट्स इन्वॉल्व हैं यहां पे, सिर्फ 3। और अगर बात करें न्यूक्लियाई कितने इन्वॉल्व हैं, तो न्यूक्लियाई कितने होंगे, एक इसके पास, एक इसके पास, 2 3 और 2 5। तो न्यूक्लियाई कितने हैं, 5। 5 न्यूक्लियाई और 3 गैमेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर। एक और क्वेश्चन, अभी हमने पढ़ा नॉर्मली जो जाइगोट बनता है कैसी प्लॉइडी है उसकी, 2n। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना, वो किस सेल में होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर, जो फॉर्मेशन कर देगा किसकी, एंडोस्पर्म की। तो एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होगी, 3n। ये तो है नॉर्मल केस। कब, जब प्लांट कैसा था, प्लांट इज डेप्लॉइड,
प्लांट बॉडी डिप्लॉयड थी तब ये फॉर्मेशन हुई है। अब थोड़ी सी प्लॉइडी को चेंज करके देख लेते हैं। मान लेते हैं कि जो मेल बॉडी है वो है टेट्राप्लॉइड और जो फीमेल बॉडी है लेट अस अज्यूम कि ये हेक्साप्लॉइड है। अब बताओ जाइगोट और एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होगी? अगर मेल बॉडी टेट्राप्लॉइड है, फीमेल बॉडी हेक्साप्लॉइड है, then what is the ploidy of zygote and endosperm? बताइए जल्दी से। देखो इसकी देख लेते हैं। मेल बॉडी के अंदर पहले कौन सा डिवीजन होगा, फिर उसके बाद दो लगातार माइटोसिस, यही हुआ था, तब दो मेल गैमेट की फॉर्मेशन हुई थी। तो अगर इसमें भी पहले मियोसिस हो गया फिर दो बार लगातार माइटोसिस हो गया तो मेल गैमेट की प्लॉइडी क्या बनेगी? आधी रह जाएगी। तो आधी कितनी? 2n, यही तो रहेगी। अगर 2n था प्लांट बॉडी का जो प्लॉइडी लेवल है तो गैमेट कितने थे? हैप्लॉइड n। अब टेट्राप्लॉइड है वो तो मियोसिस होगी। मियोसिस क्या करता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हाफ कर देता है, तो उसने हाफ कर दिया दोनों मेल गैमेट के पास। अब बात करते हैं फीमेल बॉडी की। तो फीमेल बॉडी में क्या हुआ था? एक मियोसिस और 3 माइटोसिस की तो हम बात नहीं कर रहे, रीजन इज कि वो तो इक्वेशनल डिवीजन है, उससे नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं आता, सेम ही रहते हैं। लेकिन मियोसिस तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम को क्या कर देता है? हाफ। तो एग के पास कितने हो गए? 3n। ट्राइप्लॉइड कंडीशन आ गई इसके पास। और दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास 3n फ्यूज होके वापस क्या बना देंगे? 6n। अब करो डबल फर्टिलाइजेशन। तो एक मेल गैमेट फ्यूज हुआ दूसरे फीमेल गैमेट से, तो जाइगोट की प्लॉइडी क्या आई? 5n। और अगर पूछे एंडोस्पर्म की तो एक तो मेल गैमेट डिप्लॉइड और दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियस हेक्साप्लॉइडी, सॉरी हाँ हेक्साप्लॉइडी। तो कितने हो गए एंडोस्पर्म? ऑक्टाप्लॉइडी। समझ में आया? दोबारा बता दे, सुनो। जब मेल गैमेट की फॉर्मेशन हो रही थी तो पहले एक मियोसिस और 2 माइटोसिस थे। एक मियोसिस और 2 माइटोसिस। माइटोसिस तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम को चेंज करता ही नहीं है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम को मियोसिस क्या कर देता है? हाफ। तो अगर इसने हाफ कर दिए, क्या है वो? टेट्राप्लॉइडी है। तो गैमेट कैसे बनेंगे? हाफ, यानी डिप्लॉइड। इसका हाफ कर दो। ऐसे ही फीमेल गैमेट बनाने के लिए क्या हो रहा था? एक मियोसिस और 3 माइटोसिस। तो इसने भी क्या किया? मियोसिस ने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हाफ। तो एग के पास कितने आए? 3n। सेकेंडरी न्यूक्लियस 3n फ्यूज होने के बाद बना है तो उसके पास वापिस से 6n आ गए। इनका फ्यूजन करवा दो। मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो गया तो जाइगोट बन गया। मेल गैमेट और सेकेंडरी न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया तो एंडोस्पर्म बन गया। ठीक है, ये बात याद रख लेना। मियोसिस क्या करता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हाफ कर देता है। दूसरा मियोसिस पहले भी बताया था मैंने,
सिर्फ और सिर्फ इवन प्लोइडी में पॉसिबल है, ओड प्लोइडी में मियोसिस नहीं होता। ठीक है, याद है, पहले भी बताई थी मैंने ये बात आप लोगों को। तो यहां तक समझ में आ गया, कोई डाउट? अब एक और क्वेश्चन, फोर 400 सीड बनाने हैं, 400 सीड। 400 सीड बनाने के लिए टोटल कितनी मियोसिस इन्वॉल्व होंगी? क्वेश्चन इज कि 400 सीड बनाने हैं तो कितनी मियोसिस इन्वॉल्व होंगी यहां पे टोटल? 100। अच्छा, चलो सोचते हैं। बताओ जल्दी से। चलो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, कर लोगे इसको? नहीं समझ में आए नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, सीड, फ्रूट, एपोमिक्सिस एंड पार्थिनोकार्पी और पॉली एम्ब्रियोनी, जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर। ठीक है, चलिए।